तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जो है पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका अगला पार्ट है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो है हम बेसिकली आने वाले टॉपिक्स जो रिप्रोडक्शन के बचेंगे, जिसमें हम गेमेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि मैंने आपको उसके बारे में बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन उसका लेंगे और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पश्चात जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, मुख्य भागों की अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है, मुख्य अंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, या उसको हिंदी में बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है ओविडक्ट, अंडवाहिनी। तीसरा है यूट्रस, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। चौथा है वजाइना, जिसको हम योनि बोलते हैं हिंदी में। फिफ्थ जो है सहायक ग्रंथियां, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ग्रंथि है जो कि है मेमरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है क्या है, हिस्सा है, इनके भाग हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हमको यहाँ पर समझना है और खासकर हमको ओवरी को हमको ये समझना है कि ओवरी जो है सबसे प्राइमरी ऑर्गन है, ये क्या है और क्या फंक्शन है इसका, इसको हमको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हम जो है ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओवरी का फंक्शन क्या है। तो यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है ओवरी। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अभी सबसे पहले, उसके बाद फिर हम बाकी पार्ट्स को वन बाय वन जो है कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे और प्रोसेस को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये पेयर में होते हैं। क्या में होते हैं, पेयर में, मतलब एक जोड़े में होते हैं। ठीक है, वन पेयर। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ओवरी जो है फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में जो है दोनों साइड में, एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड में बेसिकली ये क्या होता है, वहां पर स्थित होता है। ठीक है, प्लेस्ड होता है। नाउ जो ओवरी, अंडाशय की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स जो होती हैं, उन पूरे सेल्स को एक साथ क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा, पीठिका बोला जाता है। बोलने का मतलब ओवरी के जो सेल्स हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, जिनसे मिलकर ओवरी बनी है, उन कोशिकाओं को बोला जाता है स्ट्रोमा, हिंदी में पीठिका बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरी एंड द सेल्स फॉर्मिंग ओवरी, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। वो कोशिका जिनसे मिलकर जो है ओवरी बना हुआ है, उनको हम बोल रहे हैं पीठिका। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये दो टाइप की होती है, एक तो को हम बोलते हैं बेसिकली पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरे को हम बोलते हैं मेडुला। बोलने का मतलब हिंदी में परिधीय कॉर्टेक्स, और दूसरा जो है वो क्या है, आंतरिक मध्यांश, उसको हिंदी में मेडुला भी बोलते हैं, बाकी मीनिंग उसका होता है आंतरिक मध्यांश। तो ये दो टाइप की कोशिका से बेसिकली मिलकर क्या बना होता है, बेसिकली ओवरी, अंडाशय मिलकर बना होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा दो टाइप के हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स है वो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जिसको हमने बोला परिधीय कॉर्टेक्स। तो परिधीय कॉर्टेक्स जो है, यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल्स विकसित होगा, डेवलप होगा, अर्थात ग्राफियन कोशिकाएं कहाँ से डेवलप होंगी, इनका विकास इससे होगा, परिधीय कॉर्टेक्स से। बोलने का मतलब कि जो स्ट्रोमा की जो ये वाली कोशिकाएं हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, परिधीय कॉर्टेक्स, ये परिधीय कॉर्टेक्स विकसित होकर, डेवलप होकर क्या बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन पुटिकाएं बनेगी, और फिर उससे आगे डेवलपमेंट होगा और उससे क्या बनेगा, oocytes, जिसको हम बेसिकली अंडक कोशिका बोलते हैं, और इसी से फाइनली आपको क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं अंडा या फिर ओवियम या एग भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जो है फीमेल सेक्स सेल्स है। ठीक है, ये क्या है, मादा जनन बेसिकली
कोशिका है, मुख्य जो कोशिका की हम बात कर रहे हैं, सेक्स गैमेट्स की बात कर रहे हैं, वो ये है, वो ये मेन युग्मक है। मुख्य युग्मक की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मेल में हम बात करते हैं तो मेल में जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली स्पर्म, शुक्राणु। उसी तरह फीमेल में क्या होता है, एग, ओवा। तो ये जो है बनता है, कहाँ से बनेगा, ओवरी से बनता है। तो ओवरी का मुख्य काम क्या है, एग का निर्माण करना, अंडे का जो है निर्माण करना, टू प्रोड्यूस ओव्यूम। किससे बनेगा, उसके सेल से। उसके सेल्स दो पार्ट में, दो टाइप के हैं, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक मेडुला, परिधीय कॉर्टेक्स, आंतरिक मध्यांश। पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो है ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होता है, फिर यहाँ से बनेगा ओसाइट्स, और ओसाइट से ही फाइनली क्या बनेगा, आपका ओव्यूम बनेगा। ये कैसे बनेगा, इसको हम अब वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं ओजेनेसिस, जैसे हमने कल स्पर्मेटोजेनेसिस समझा, अर्थात शुक्राणु जनन समझा। शुक्राणु जनन में हमने क्या देखा था कि बेसिकली जो चैम्बर होता है, जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, हर एक वृषण में, हर एक टेस्टिस में हमने बोला 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो लोब्यूल्स को मैंने चैम्बर बोला था, और उस चैम्बर में 3 क्या होते हैं, कुंडलीकृत सेमिनिफेरल्स, जो आपके जो है ट्यूबल्स होते हैं, है ना, वाहिकाएं होती हैं, शुक्राणु, है ना, उसको हम शुक्राणु वाहिकाएं बोलते हैं, नलिकाएं बोलते हैं। तो उससे जो है क्या बनता था, आपके 2 प्रकार के सेल्स होते थे, और वहां से जो है नर्म जर्म कोशिका अर्थात मेल जर्म सेल से आपको क्या बनता था, स्पर्म बनता था। उसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी देखने मिलती है, लेकिन मेल की जो शुक्राणु के बनने की जो प्रोसेस है, मेल की स्पर्म बनने का जो फॉर्मेशन है और उसका जो प्रोसेस है, वो बेसिकली वो प्रोसेस यहाँ पर जो होता है क्या होता है, इससे अलग होता है। ये आपको समझना है। अभी कैसे अलग है, अभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मेल में क्या होता है, क्योंकि मेल में जो प्रोसेस की शुरुआत होती है स्पर्म बनने का, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो बेसिकली कब शुरुआत होती है, जब कोई बॉय प्यूबर्टी हिट करता है, किशोरावस्था को प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन अंड जनन अर्थात ओजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, ये बेसिकली स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के साथ ही। अर्थात मान लीजिए कोई विमेन प्रेग्नेंट है, और उस विमेन का जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड होने वाला है, उसका एम्ब्रायो जो होगा, अगर वो मान लीजिए फीमेल चाइल्ड बनने वाला है, तो उसके एम्ब्रायो में, उसके भ्रूण में ही ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अर्थात कोई एक फीमेल है, उस फीमेल का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की अवस्थाओं में, अर्थात उसके पहले के फेजेस से ये प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहा हमने यहाँ स्टार्ट कहाँ से किया है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। मतलब कि ये पूरे प्रोसेस जिस फीमेल के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसी फीमेल में ये पूरी प्रक्रिया, उसके एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, उसके भ्रूणीय विकास से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो भ्रूण अवस्था में होती है तब से शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, उनके पास में मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स फॉर्म होते हैं। बोलने का मतलब, जब कोई महिला जो है भ्रूण विकास में थी, मतलब वो पैदा होने से पहले के स्टेज में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब वो भ्रूणी अवस्था में थी, एम्ब्रायोनिक फेज में थी, उसी टाइम पे ही उसके बॉडी में जो है, उसके एम्ब्रियो में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसको हम मातृक युग्मक कोशिका बोलते हैं, और उसका नाम है, स्पेसिफिक नाम है अंडजननी। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल, जिसको ओगेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ओगेनिया या फिर अंडजननी, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि 46 सामने लिखा हुआ है, मतलब आपको समझना है कि जो फीमेल जो होगी, जो आगे जाके पैदा होगी, ये बेसिकली इसका क्रोमोसोम कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46। इन पेयर, जोड़े में अगर हम बात करें तो 23, उतना इसमें है। तो 46 क्रोमोसोम टोटल में इसमें है, ठीक है। नाउ इसके बाद में होगा सेल डिवीजन। कब होगा, जब इसका बर्थ हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के पश्चात, ठीक है, या जन्म के बाद क्या होगा, यहां पर कोशिका विभाजन होगा। कोशिका क्या होगा, विभाजन। कैसा विभाजन होगा, कैसा विभाजन होगा, तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ कोशिका विभाजन होगा, अभी भी यहाँ पर उस तरह का विभाजन नहीं होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं होने वाला है, समसूत्री होने वाला है। बोलने का मतलब यहाँ पर मिटोटिक डिवीजन होने वाला है।
मिटोटिक डिवीजन बोलने का मतलब अगर ये 46 है तो ये भी क्या होगा, 46 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार का डिवीजन होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये मदर सेल्स हैं इनका विभाजन, इनका डिवीजन स्टार्ट होगा और उससे बनेगा क्या, प्राइमरी ओसाइट, प्राथमिक अंडक बनेगा। मतलब मदर सेल्स का विभाजन होगा, मातृ कोशिका का विभाजन होगा, इनका डिवीजन होगा और यहां से बनेगा क्या, प्राथमिक अंडक, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। तो आप देखिए अब इंपॉर्टेंट बात आगे कि जैसे ही प्राइमरी ओसाइट बना इसके ऊपर में एक लेयर बनेगी। तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको यहाँ पर एक छोटा सा गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्फीयरिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, गोली स्ट्रक्चर, ये जो है ये प्राइमरी ओसाइट है। और जब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, एक स्तर बन जाएगी, किसकी स्तर बन जाएगी, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा कोशिका की जब इस प्राइमरी ओसाइट प्राथमिक अंडक के ऊपर जब ग्रैन्युलोसा कोशिका की स्तर बन जाती है तो वो परिवर्तित हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका में। मैं पहले हिंदी में बोलता हूं, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में आपको समझाता हूं। प्राथमिक अंडक जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो इससे बना है, उस प्राथमिक अंडक के ऊपर में ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं की एक परत बन जाएगी जो बाद में परिवर्तित हो जाएगी किसमें, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, बेसिकली प्राथमिक पुटिका में। अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूं आपको कि फ्रॉम गैमेट मदर सेल्स आफ्टर सेल डिवीजन प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म होगा एंड इस प्राइमरी ओसाइट्स के अराउंड एक लेयर फॉर्म होगी। किसकी लेयर फॉर्म होगी, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर फॉर्म होगी। किसके ऊपर, प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर। और ये फिर बाद में क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मैं बोला कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या मिलियंस में होती है, ठीक है, लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है, जब यहां से यहां पहुंचते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 60,000 to 80,000। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई ये जो अवस्था है प्राइमरी फॉलिकल की जो अवस्था है, देखिए मैंने क्या बोला कि ये सेक्शन कहां से शुरू हुआ है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, भ्रूणीय विकास से शुरू हुआ। ये सेक्शन कब हुआ, आफ्टर बर्थ, उस चाइल्ड जो है फीमेल चाइल्ड है उसके बर्थ के बाद में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन सी, प्राइमरी ओसाइट जो है बनने की प्रक्रिया। लेकिन ये कब बनना शुरू होगा, ये बनना शुरू होगा जब उसका प्यूबर्टी गेन हो जाएगा, अर्थात बोलने का मतलब जब उसका किशोरावस्था जो है शुरुआत हो जाएगा। अर्थात एक प्रकार से अगर हम बोलें तो 11 to 13 ईयर ओल्ड जो फीमेल होती हैं, मतलब जब कोई फीमेल चाइल्ड 11 to 13 ईयर के बीच में, ठीक है, वो प्रवेश करती है, वो एंटर करती है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। ये प्रोसेस का क्या होता है, शुरुआत होता है। नाउ प्राइमरी फॉलिकल की संख्या कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 60,000 to 80,000। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मिलियंस में था वो फाइनली कितने बचे, 60,000 to 80,000। नाउ अब समझते हैं इन प्राइमरी फॉलिकल में, प्राथमिक पुटिकाओं में क्या होगा, एक और लेयर बनेगी। तो आप देखिए क्या हुआ था कि ओगोनिया से, अंडजननी से ये बना, इसके ऊपर एक लेयर बनी ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं की सेल्स की, उससे ये क्या परिवर्तित हो गया, प्राथमिक पुटिका में, प्राइमरी फॉलिकल में। इनके ऊपर एक और लेयर बनेगी जिसको थीका लेयर बोलते हैं। थीका, उसमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, दो प्रकार की जो है इसमें लेयर होती है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि थीका जो है स्तर बोलते हैं या थीका इसको लेयर बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थीका जो लेयर बना है, थीका जो स्तर बना है, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। अर्थात प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक जो है द्वितीयक पुटक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ 23 लिखा है, मतलब अभी तक तो क्या चल रहा था, ये 46 चल रहा था, यहाँ पर जैसे ही पहुँचा ये 23 में पहुँच गया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन 2n से n। जैसा कि कल मैंने बताया कि मेल जर्म सेल्स, नर जर्म कोशिका जो कि 46 होती थी वो जाके 23 में बदल जाती है अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में, मियोटिक डिवीजन होने के बाद में। और उससे क्या बनता है फाइनली, स्पर्म। और स्पर्म कितना होता है, उसका क्रोमोसोम
23। ठीक उसी प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो वो 46 से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मतलब कि कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री, मतलब 2n से n, 46 से 23 यहां पर बन गया। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बाद में टर्शरी फॉलिकल बनेगा और लेयर बनेगी और फाइनली वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है इसके बाद की प्रक्रिया आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने यहां पर आपको शॉर्ट में यहां लिखा था, देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन पुटिका जो है वहां से oocyte बनता है और वहां से क्या बनता है, ओव्यूम बनता है। तो यहां पर एक प्रक्रिया तो ठीक है कि ग्राफियन फॉलिकल से oocyte बनेगा और oocyte से क्या बनेगा, फाइनल ओव्यूम बनेगा, अंडा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में ओवा डेवलप होता है और जब ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है, फट जाता है, आप समझिए कि ग्राफियन फॉलिकल एक थैली के समान है जिसके अंदर से ओवा रिलीज होगा, तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है, फट जाता है, तो फिर क्या निकलता है, उससे ओव्यूम निकलता है। तो ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद में ओव्यूम निकलता है। लेकिन जब ग्राफियन पुटिका फट जाती है, वो रैप्चर हो जाती है, उसके बाद तो आपको ये समझना है कि ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने के प्रोसेस को, जिससे ओवा का रिलीज होना शुरू होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल्यूशन किसको बोलते हैं, बेसिकली अंडोत्सर्ग, उसको हम बोलते हैं अंडे का बाहर निकलना, किससे, ग्राफियन पुटिका से। ठीक है, वो प्रोसेस के बाद में ये ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल एक काम करती है कि उसका जो है दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता है। तो दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देखिए, तीन यहां पर बात हम कर रहे हैं। पहली बात तो यहां पर खत्म हो गई कि ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ, oocyte जो थे, तो मैंने यहां पर बताया आपको कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में oocytes थे, अंड कोशिका थी, और वही जो है बाद में क्या बनी, अंडा, एग बनी। तो ये फटेगा, ये रैप्चर होगा और रैप्चर होके निकलेगा क्या, ओव्यूम निकलेगा। और ओव्यूम किससे बना है, oocyte से। oocyte किससे बना है, ग्राफियन फॉलिकल के टिश्यू से। ठीक है, अभी आप समझिए यहां पर कि ग्राफियन फॉलिकल की जो लेयर थी, यहां पर हमने बोला था ना कि थीका एक लेयर होगी, वो थीका इंटरना जो होगा उसका, थीका इंटरना किसका, ग्राफियन फॉलिकल का थीका इंटरना, ग्राफियन फॉलिकल का थीका इंटरना, ये क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन क्या करेगा, स्रावन करेगा, बेसिकली इसका सिक्रेशन करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई एस्ट्रोजन जो कि क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको हमने क्या बोला है, बेसिकली मादा जनन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, थीका इंटरना। थीका इंटरना क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का बेसिकली लेयर जो है, वहां की कोशिकाओं से, वहां के सेल से क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में आफ्टर ओव्यूल्यूशन, अंडे के निकलने के पश्चात में, रिलीज होने के पश्चात में, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कन्वर्ट हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो रिलीज करेगा क्या, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी तो क्या है, एक हार्मोन है। तो हमने बोला कि मेल में एक हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कौन रिलीज करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 3 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होती हैं, जो 3 वाहिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं कुंडलीकृत, जो मैंने आपको बताया था, उनके बीच में खाली जगहें होती हैं, जिसको हम बोले थे अंतराकाशी कोशिका। उसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जाते हैं, लीडिक सेल्स। लीडिक सेल जो है टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, रिलीज करती है, स्रावित करती है, अंतरकाशी कोशिका बोलते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरना कोशिका से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका स्रावण हो रहा है, जबकि ग्राफियन पुटिका आफ्टर ओव्यूल्यूशन, एग के रिलीज होने के बाद में, अंडे के उत्सर्ग के बाद में क्या बना रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज हो रहा है, आपका
प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है अगर आपको पूछा जाएगा ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का या फिर ओजेनेसिस का, तो ओजेनेसिस में इन पूरी प्रक्रियाओं को आपको 1 बाय 1 समझाना पड़ेगा। तो आप हूबहू अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन फ्लो चार्ट से आपको जो बहुत डिटेल में जो आपका जो नॉलेज है, जो आप बुक से पढ़कर कंफ्यूज होते हैं, वो आपको एक बार में जो है पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इन फ्लो चार्ट्स के जरिए आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन सी प्रक्रिया कब हो रही है और किन से कौन से हार्मोन जो है रिलीज हो रहे हैं। तो ये तो हो गया पूरा ओजेनेसिस का प्रोसेस और कौन कौन से हार्मोन किन किन प्रकार की कोशिकाओं से, सेल से रिलीज हो रहे हैं, ये तो हो गया उसका डिटेल। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मादा जनन तंत्र का। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी जिसकी हमने बात की वो था ओवरी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ओवरी हैं। नाउ बाकी सेक्शन की बात करते हैं। ओवरी जो है, ओवरी के बाद में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है, जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं या उसको हिंदी में बोलते हैं झल्लरी। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेसिकली जो भी यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से एग रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये एग जो रिलीज होगा इसको बेसिकली क्या करेगा, रिसीव करने का, उसको प्राप्त करने का काम करेगा। ठीक है, नाउ ये जो एरिया आपको दिख रहा है, कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया, ठीक है, इसको बेसिकली हम इस्थमस बोलते हैं और उसके ऊपर के एरिया को हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, तो लगभग आसपास के रीजन यहाँ पर एक साथ हैं। तो लेकिन हमारे लिए सबसे काम की चीज़ क्या है, सबसे काम की जो जगह है वो ये है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या उसको हम एक और नाम से जानते हैं ओविडक्ट, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है अंडवाहिनी या फिर ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ आगे आते हैं। ये पूरा सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, आपका यूटेरस। ठीक है, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं, यूट्रस या फिर गर्भाशय जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है ये कहलाता है यूट्रस, गर्भाशय। ठीक है, और उसके नीचे का जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसा जहाँ भी यूट्रस कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहाँ पर वो सेक्शन कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और उसके नीचे आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको बेसिकली हम वजाइना या फिर योनि जो है उसको बोलते हैं। नाउ अभी ध्यान समझिए कि जो ये आपको दिख रहा है यूट्रस, यूट्रस में अलग अलग लेयर होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर। लेकिन हमारे काम का जो लेयर है, जो हमको समझना है, इंपॉर्टेंट लेयर है, वो आपको ध्यान रखना है। वो लेयर है एक ठो कौन सी, एंडोमेट्रियम वॉल की, गर्भाशय के अंतः स्तर की। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर को हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम वॉल बोला, गर्भाशय अंतः स्तर बोला। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा नॉमेनक्लेचर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, बेसिकली फीमेल मादा जनन तंत्र का या मादा प्रजनन तंत्र का। ठीक है, अभी आपको एक चीज और समझना है, ये तो है ये हिस्सा, लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो है, बेसिकली एक और पार्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। जिसमें इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्या है, मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां, जिसको हम ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो 15 से 20 जो है स्तनपालियां, मतलब कि मेमरी लोब्स होते हैं, मतलब चैम्बर टाइप की स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो बेसिकली 15 to 20 चैम्बर्स होते हैं जिसको हम स्तनपालियां या फिर मेमरी लोब्स बोल रहे हैं। और इन मेमरी लोब्स के बीच बीच में क्या भरा हुआ है, एडिपोस टिश्यू, अर्थात फैट, वसा भरी हुई है। एडिपोस टिश्यू, एडिपोस ऊतक से बेसिकली ये 15 से 20 जो स्तनपालियां हैं ये सेपरेट हो रही हैं। अगर मैं बात करूं कि मेमरी लोब्स जो हैं, हर एक मेमरी लोब्स के बीच में क्या है, गैप है। और वो गैप किससे फिल्ड है, बेसिकली एडिपोस टिश्यू से फिल्ड है, मतलब कि वसा से जो है भरा हुआ है। अर्थात एडिपोस टिश्यू, वसा जो है, ये एडिपोस जो टिश्यू है, एडिपोस ऊतक है, ये बेसिकली अलग करती है इन स्तनपालियों को एक दूसरे से। ठीक है, नाउ एडिपोस टिश्यू, फैट का वहां पर
मिल्क के प्रोडक्शन में या मिल्क के सिक्रेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात एडिपोज टिश्यू का मिल्क के प्रोडक्शन में कोई भी योगदान नहीं होता है, कोई भी भूमिका नहीं होता है। बस वो डिसाइड करते हैं कि फैट कम या ज़्यादा होने से ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट जो उसका साइज होता है वो क्या होता है, बेसिकली डिफर करता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एडिपोज टिश्यू जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, वो बेसिकली मेमोरी जो है मिल्क के फंक्शन, मिल्क को बनाने में, मिल्क के निर्माण में, दूध के निर्माण में कोई भी भूमिका अदा नहीं करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, साइज को बेसिकली क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, अभी आपको समझना है यहाँ पर कि जो मेमोरी लोब्स होता है, अभी ध्यान समझिए कि 15 से 20 स्तनपालियां, 15 से 20 मेमोरी लोब्स, और हर एक मेमोरी लोब्स में बहुत सारी क्या होती हैं, कुपिकाएं होती हैं, जिसको हम अल्वेलाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हर एक स्तनपालियों में, हर एक मेमोरी लोब्स में, ईच मेमोरी लोब्स हैज एल्वेलाई, कुपिकाएं होती है उसके अंदर में, और इन्हीं कुपिकाओं की कोशिकाओं में क्या होता है, दुग्ध का बेसिकली श्रावण होता है। तो ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, इसकी जो है सेल्स होंगी, इसकी जो कोशिका होंगी, वो कोशिकाओं से क्या होगा, मिल्क बेसिकली क्या होगा, सीक्रेट होगा। अर्थात मेमोरी लोब्स से एल्वेलाई से उसके सेल्स, उनके सेल से मिल्क का सेक्रेशन, अर्थात स्तनपालियों के अंदर में उनके कुपिकाओं की जो कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा, दूध का श्रावण होगा। और इन मिल्क को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, मेमोरी डक्ट होते हैं, बेसिकली दुग्ध नलिकाएं होती हैं, और ये जाके फाइनली एक डक्ट में खुलती है, जिसको हम निप्पल के रूप में जो है बोलते हैं। तो यहाँ से जो है, वहाँ से वो बेसिकली क्या हो जाएगा, फीमेल की बॉडी से चाइल्ड के लिए जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक ग्लैंड है, जो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही क्या होगा, पार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना जब आप लिखेंगे तो इसको भी आपको मेंशन करना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। नाउ अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रिया के बारे में जो है यहाँ पर कवर करेंगे। वो प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रक्रिया बेसिकली होगी कि अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, उस फर्टिलाइजेशन के दौरान में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग, तो क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं होगा बोलने का मतलब, तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसमें एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म जो है, हम बेसिकली वो वहां पर हम जो है पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, इसकी आगे की प्रक्रिया, जिसमें हमको पढ़ना है उसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है,